जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की बात की थी कि फाइनाइट सेट का कंसेप्ट क्या है और इनफाइनाइट सेट का कंसेप्ट क्या है। अब उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम एक न्यू कंसेप्ट पे आते हैं। बड़ा स्ट्रांग कंसेप्ट है ये है हमारा कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या है, थोड़ा इसको हम पहले डिफाइन कर लें। व्हाट इज़ द डिफिनीशंस ऑफ द कार्डिनल नंबर, और कार्डिनल नंबर्स है क्या, कहते किसे हैं, कंसेप्ट क्या है, ये सारी आज बातें होंगी। कार्डिनल नंबर पे हम आज फोकस करेंगे। तो यस, नाउ स्टार्ट हियर। व्हाट इज़ द कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। तो फर्स्ट डिफाइंड हियर, उसके बाद हम इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, चलते हैं डिफाइन करते हैं। द नंबर ऑफ distinct elements in a finite set, any set, let us consider this is A. In a finite set A is called cardinal number of A, and it is denoted by n of A। अच्छा, सम आथर इसको कार्डिनलिटी ऑफ ए ऐसे लिखते हैं, दो वर्टिकल डंडे खड़े कर देते हैं और उनको ए के बीच में ला देते हैं, तो ये भी कार्डिनलिटी का है, कार्डिनल नंबर का सिंबल है। बट जो ज़्यादा यूज होता है हमारे इसे लोअर स्टैंडर्ड्स में 11th-12th में हम इसकी बात यूज करते हैं, तो इस सिंबल को हम यहाँ यूज करेंगे, ऑलरेडी ये यूज करने वाले हैं। देखते हैं पहले डिफिनीशंस क्या है, क्योंकि डिफिनीशन से ही सारी कुछ चीज़ें होती हैं। जो भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, चाहे किसी भी स्तर के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हों, स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक, सब डिफिनीशंस और रिजल्ट पे ही क्रिएट किए जाते हैं। जो हम ITG के क्वेश्चंस लगाएंगे तो वहाँ बातें दिखाएंगे, 100% मैं प्रूफ करूँगा कि सारे क्वेश्चंस ओनली डिपेंड ऑन द थ्योरी, द कंसेप्ट ऑफ द थ्योरी, फंडामेंटल ऑफ द थ्योरी, लॉजिक ऑफ द थ्योरी। बहरहाल चलते हैं, अपनी बात शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द कार्डिनल नंबर। अब यहाँ एक बात है जो ध्यान देनी है लिसनर, कि यहाँ कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट की बात आई है। डिफिनीशंस में इसके पहले के लेक्चर्स में अभी हमने बात की कि अगर सेट दिया गया है तो सेट की दुनिया में दो होगा, या तो फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा। लेकिन यहाँ जो कार्डिनल नंबर की जो बात कही गई है वो फाइनाइट सेट के लिए कही गई है। तो क्या है कार्डिनल नंबर? द नंबर ऑफ, मुझे काउंट करने हैं, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ये बात यहाँ आई है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, भिन्न भिन्न एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड कार्डिनल ऑफ ए। सीधा सपाट मतलब ये है कि किसी फाइनाइट सेट में कितने एलिमेंट लिखे हैं उसको आप काउंट कर लीजिए, और सिंस फाइनाइट सेट की बात है तो नंबर जो होगा फाइनाइट होगा। तो किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स का मतलब यहाँ डिस्टिंक्ट होता है। और एक बात और गाइस, थोड़ा ध्यान देंगे, अभी हम उसकी बात उस पर आते हैं, करेंगे भी, कि जो सेट में जो मैं एलिमेंट्स लिखता हूँ, जो नंबर्स मैं लिखता हूँ, जो भी कुछ मैं सेट के अंदर लिखूँगा, जो भी ऑब्जेक्ट मैं लिखूँगा, वो हमेशा वन टाइम लिखा जाता है। वन टाइम मतलब कि वहाँ एलिमेंट का रिपीटिशन सेट में नहीं होता है, दिस इज़ नॉट अलाउड। बहरहाल उसकी बात हम बात करते हैं अभी। पहले अपनी बात कार्डिनल नंबर्स पे आते हैं। तो व्हाट इज़ द कार्डिनल। कार्डिनल का सिंपली मतलब है किसी सेट में जितने भी डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हैं उनको आप काउंट कर लीजिए। काउंट करने के बाद जो नंबर आएंगे, दिस इज नोन एज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, और उसको हम लोग कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए भी कहते हैं। अगर एग्जाम्पल हम इसका दे दें तो एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स को सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक कोई सेट ए लिख दें तो कैसे सेट लिखते हैं भाई, हमने बताया था, घर बना लीजिए, करली ब्रैकेट का, घर बन गया। अब इनके अंदर कोई भी एलिमेंट बैठा दीजिए, बट यहाँ बात होनी चाहिए कि फाइनाइट सेट, जो भी मैं सेट लिखूंगा वो फाइनाइट लिखूंगा। तो जैसे मैंने, चलिए हमारी इच्छा ले रही है 1 2 10 100 और 200, ये मैंने लिख दिया। अब इनको काउंट कर लें, कितने मैंने नंबर्स इसमें लिखे हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स इसमें हैं। इस सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए जो होगी वो मेरी 5 होगी। यस, अच्छा, अगर यही कंसेप्ट है कार्डिनलिटी का,
तो अगर मैं कोई सेट ए लिखूं सिंगल्टन सेट, और सिंगल्टन सेट को हमने डिफाइंड किया था कि सिंगल्टन सेट वे सेट होते हैं जिसमें नंबर्स ऑफ द एलिमेंट 1 होते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर x यहाँ लिख दिया, x भी यानी एलिमेंट्स। अब इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? डेफिनेटली n इज इक्वल टू 1। किसी सेट में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो इसकी कार्डिनलिटी होती है। अच्छा, यहाँ डिस्टिंक्ट एलिमेंट की बात आई है, बट एक मैं बात यहाँ कह दूँ, अगर डिस्टिंक्ट कोई छोड़ देता है, वो वर्ड अगर कोई स्टूडेंट यूज नहीं करता है तो गलती नहीं है, क्योंकि सेट में चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं। जो एलिमेंट्स मैं लिखता हूँ वो डिस्टिंक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई सेट बनाऊँ, इसमें 1 1 1 1 मैं ए लिखूँ, उसके बाद 2 लिखूँ, उसके बाद मैं -3 लिखूँ, ये नहीं नंबर्स। तो यहाँ जो 1 1 है, 1 2 3 4, 1 नंबर 4 टाइम रिपीट्स है। और सेट की दुनिया में नंबर्स जो होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको एक ही टाइम से लिखा जाता है, रिपीट नहीं किया जाता है। तो इस सेट को मैं कैसे लिखूँगा? ये 1 1 जो भी आया है, जितनी भी बार आया है उसको 1 टाइम्स लिखेंगे। इसके बाद ये 2 है, उसके बाद मेरा -3 है। इसकी मीनिंग ये होगी कि इस सेट ए की जो कार्डिनलिटी है एक्चुअल्स में हमारी जो है वो 3 है। एक बात और लगे हाथ यहाँ कह दें कि सेट में एलिमेंट्स के आर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, मतलब यहाँ क्रम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। किसी सेट में एलिमेंट पहले कौन लिखा जाएगा, दूसरे स्थान पे कौन लिखेंगे, तीसरे स्थान पे कौन लिखेंगे, इसमें कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई लफड़ेबाजी नहीं है। बस सीधा सपाट लिखना है कि एलिमेंट्स क्या है, बस उस एलिमेंट्स के बारे में लिख दीजिए। जैसे एक अनदर एग्जांपल आ जाए, ये भी बड़ी मार्केबल बात है सेट थ्योरी की दुनिया में, बेसिकली सेट में, कि सेट के जो एलिमेंट्स हैं आप जो लिख रहे हैं उसमें आर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे एक अगर मैं ए नंबर सेट ए पिकअप कर लूँ और मैं यहाँ इवन नंबर्स लिख रहा हूँ, कुछ इवन नंबर्स मैं लिख रहा हूँ, तो इवन 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। अच्छा, मैं यहाँ 50 भी लिख सकता हूँ, 100 भी लिख सकता हूँ, 120 भी लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ बात सिर्फ अभी इवन नंबर्स की है, कुछ इवन नंबर्स यहाँ लिखे हैं। अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 4 6 उसके बाद मैं 8 लिखूँ। 8 मैं लिख सकता हूँ, नहीं भी लिख सकता हूँ। जब हम ये कह रहे हैं कि सेट ए मुझे इवन नंबर के बनाने, कुछ इवन नंबर लिखने हैं, तो इवन नंबर की डिफिनीशंस क्या है भाई? वे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाए उन्हीं को हम लोग इवन नंबर कहते हैं। अब उस इवन नंबर में कौन इवन नंबर लगते हैं डजंट मैटर, ये मैटर नहीं है। बस मैटर सिंपली ये होगा कि वो जो नंबर्स आप लिखेंगे वो 2 से डिवाइड हो जाने चाहिए। अब इस सेट को कोई स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकता है, इनमें से कोई नंबर वो पहले लिख सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो छोटा लिखे बड़ा लिखे, कोई मतलब नहीं है। वो 50 भी लिख सकता है, ऐसे 100 भी लिख सकता है, अब 2 लिख सकता है, 6 लिख सकता है, 4 लिख सकता है। और क्या बचा है भाई नंबर? 2 4 6 हो गया, 15 हो गया, 100 हो गया। अच्छा, 120 बचा है, ये भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है। कोई इसको यहाँ ला सकता है, इसको यहाँ कर सकता है। कहने की मीनिंग हमारी क्या है कि सेट में अगर आप सेट बना रहे हैं तो ये बात ध्यान देंगे, सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीटिशन अलाउ नहीं होते हैं। अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो उनको 1 टाइम लिखेंगे, 1 टाइम लिखेंगे। दूसरी बात कि आर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है कि आप एलिमेंट कैसे लिख रहे हैं, पहले कौन एलिमेंट लिखेंगे इसके बीच झगड़ा नहीं है। आप जो चाहे जिसको चाहे जैसे चाहे वैसे लिखें, कहीं भी लिखें, तो आर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है। नो आर्डर, देयर इज नो इम्पॉर्टेंस ऑफ द आर्डर टू राइट द एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट। जब हम कोई सेट लिखते हैं तो उस एलिमेंट को पहले क्या लिखेंगे ये कोई मतलब नहीं है, डजंट मैटर, किसी को पहले आप लिख सकते हैं। दूसरी बात कि रिपीटिशन एलिमेंट्स का अलाउ नहीं है। जब किसी सेट में मैं एलिमेंट्स लिखूंगा तो वो एलिमेंट एक बार लिखा जाना चाहिए, ये बातें अंडरस्टूड होंगी। तो यहाँ जो डिस्टिंक्ट वर्ड लिखा गया है, डिस्टिंक्ट की मीनिंग है कि सेम नहीं होने चाहिए, और सेट में तो सेम एलिमेंट वैसे भी लिखे भी नहीं जाते हैं। बहरहाल दिस इज़ द डिफिनीशंस, और मुझे उम्मीद है कि ये कार्डिनल नंबर क्या है बात समझ में आ गई होगी। एक बात और मैं यहाँ कह देना चाह रहा हूँ, थोड़ा हल्का सा एक एक्सटेंडेड नॉलेज है यहाँ, मैं ज़रूरी समझता हूँ अपने स्टूडेंट को दे दूँ यहाँ। तो अगर ये सेट फाइनाइट नहीं है, जैसे अभी हमने इसके पहले के लेक्चर्स में बात की थी कि सेट की दुनिया में 2 सेट मेरे बनेंगे, एक फाइनाइट होगा और एक मेरा इनफाइनाइट होगा। अभी मैं एक कायदे से इनफाइनाइट सेट पे बड़ा सेट थ्योरी जो नंबर सिस्टम मैं शुरू करूँगा, 2-3 लेक्चर के बाद आ जाऊँगा उस पर, क्योंकि उसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो मैं कायदे से उनकी बखिया उधेड़ूंगा और बड़े डिटेल्स में इनकी बात मैं यहाँ करूँगा। थोड़ा लगे हाथ में यहाँ बात कर दूँ, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। स्टूडेंट के दिमाग में कौतूहल रहता है, तो उस कौतूहल को मैं यहाँ समाप्त कर देना चाह रहा हूँ कि वो क्वेश्चन से दिल में न रहा जाए। फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी तो हमने डिफाइन कर दी भाई, क्या है कार्डिनलिटी ऑफ ए फाइनाइट सेट? सीधा सपाट मतलब है कि
अगर कोई फाइनाइट सेट दिया है तो उसमें जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स आप काउंट करेंगे वो फाइनाइट आएगा, और उसी को मैथमेटिक्स की दुनिया में मैथमेटिशियनों ने कह दिया कि दिस इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट। आप काउंट कर लीजिए तो दिस इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। लेकिन अगर वो सेट मेरा इनफाइनाइट हो जाए, इफ दिस सेट इज इनफाइनाइट, तो अगर मेरा सेट इनफाइनाइट है तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? एक्चुअल में अगर कोई सेट इनफाइनाइट है तो उसकी कार्डिनलिटी हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं। अब बाद में जब हम नंबर सिस्टम के बाद आएंगे तो चीज़ दिखाएंगे कि इनफाइनाइट की जो माया जाल है मैथमेटिक्स की दुनिया में बड़ी खतरनाक है, और वो कैसे खतरनाक है लेक्चर्स में ईच स्टूडेंट को बात क्लियर हो जाएगी। जब हम नंबर सिस्टम्स की बात अपनी शुरू करेंगे तो बड़ी डिटेल्स में नंबर सिस्टम्स में हम दिखाएंगे कि इनफाइनाइट भी, जो अब तक स्टूडेंट समझता रहा है कि इनफाइनाइट क्या है, बड़ा कन्फ्यूजन से लेकर रहा होगा इनफाइनाइट को लेकर के, वहाँ मैं इस सब सारी चीज़ों का जवाब दूंगा। और ये बात भी दिखाऊंगा कि इनफाइनाइट भी मेरे हज़ारों तरीके के इनफाइनाइट होते हैं। ये बात बड़ा आश्चर्य लग रही होगी, बट जब नंबर सिस्टम की मैं बात आऊँगा तो स्टूडेंट को स्वतः बात क्लियर हो जाएगी। यस, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ द इनफाइनाइट, कि इनफाइनाइट भी अनंत तरीके के होते हैं। अब अनंत भी अनंत तरीके के कैसे होता है वो बात हम लाएंगे, बट यहाँ फाइनाइट सेट के जगह अगर इनफाइनाइट सेट हो जाए तो अगर वो किसी स्टूडेंट के दिमाग में कौतूहल है उसकी कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर क्या लिखेंगे, तो उसकी कार्डिनलिटी हम लोग इनफाइनाइट लिखेंगे। और अभी हमने कहा कि इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट तरीके का होता है, तो भाई उस इनफाइनाइट तरीके के जो इनफाइनाइट मिलेंगे मैं कौन इनफाइनाइट लिखूँगा? यहाँ तो लफड़ा नहीं है, फाइनाइट नंबर में लफड़ा नहीं हो सकता है। अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 ही रहेंगे। 5 को मैं 6 थोड़ी कह सकता हूँ, कोई भी नहीं कहेगा। 5 को 4 भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन अभी मैं एक बात कह रहा हूँ यहाँ कि इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट तरीके का होता है, तो अगर कोई सेट इनफाइनाइट हुआ तो उसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होगी। तो कौन मैं इनफाइनाइट लिखूंगा भाई? इनफाइनाइट भी अगर इनफाइनाइट तरीके का है, मतलब अनंत भी अगर अनंत तरीके का है, और मेरा कोई इनफाइनाइट सेट है, तो जो इनफाइनाइट हैं हम कौन इनफाइनाइट लिखेंगे? तो उसका जवाब हम लोग बड़ी कायदे से उनकी बखिया उधेड़ेंगे जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। बहरहाल ये बात अब ध्यान देना स्टूडेंट कि अभी उस बात पे मैं नहीं आ रहा हूँ। यहाँ बात यहाँ सीधे लिख दिया है हमने, टेंशन ना हो, कोई वहाँ कंट्रोवर्सी ना खड़ा हो। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, तो अगर कोई सेट फाइनाइट है तो उसके नंबर मैं काउंट कर लूँगा। तो ये कोई भी काउंट कर सकता है, और जो काउंट करने के बाद जो नंबर आएंगे वही उसकी कार्डिनलिटी होगी। एक लगे हाथ और मैं रिजल्ट की बात कर दूँ, और स्टूडेंट थोड़ा इसको ध्यान देंगे। मैं रिजल्ट को अधिकतर ये सिंबल यूज़ करता हूँ जब भी रिजल्ट की बात आती है। जब मैं रिजल्ट की बात बोलूं तो दिल और दिमाग बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में डेवलप होंगे किसी भी लेवल्स के होंगे तो वो सिर्फ थ्योरी और रिजल्ट से ही क्रिएट किए जाएंगे। तो उसको मैं जब लगाऊंगा तो बात दिखाऊंगा। अब मैं रिजल्ट की बात यहाँ ला रहा हूँ तो इसको नोट भी करेंगे जो इस लोग वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहे हैं। नोट ये है कि फाई एक सेट मैं जानता हूँ। फाई सेट को हम लोग जनरली नल सेट और इम्पटी सेट कहते हैं, और इस सेट को कैसे लिखते हैं? सिर्फ घर बना देते हैं और घर में कोई मेंबर नहीं होता है, उसी को हम लोग इम्पटी सेट कहते हैं। खाली जगह हो, घर तो बन गया बट कोई है ही नहीं। अच्छा एक बात, यहाँ 0 नहीं लिखेंगे। डिस्कस किया था कि 0 लिख देंगे, 0 एक नंबर है तो 1 नंबर हो जाएगा, तो मेरा इम्पटी सेट नहीं होगा। इम्पटी सेट की जो डिफिनीशन उसके अगेंस्ट चला जाएगा, इसमें कोई नंबर आप नहीं लिख सकते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द इम्पटी सेट। अगर ये कोई पूछे तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, व्हाट इज़ द कार्डिनलिटी, तो कार्डिनलिटी का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द डिफिनीशन। पहली डिफिनीशन में कहा गया फाइनाइट, तो ये इम्पटी सेट फाइनाइट है, बाकी इनफाइनाइट की बात ही नहीं है। जब नंबर ही नहीं तो इनफाइनाइट होने का प्रश्न ही नहीं हुआ। दूसरी बात कि कार्डिनल का मतलब क्या हुआ, किसी सेट की कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है कि उस सेट में कितने नंबर हैं आप काउंट कर लीजिए, काउंट करने के बाद जो नंबर आता है उसको आप लिख दीजिए। तो ये तो देखने से बिल्कुल क्लियर है, शायद मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग कहेंगे कि इसकी जो वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी भाई, लिख दें दिस, ये वैल्यू आएगी 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि हमें नंबर लिखना है, एलिमेंट नहीं है। दिस इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। तो इसमें तो कोई नंबर है नहीं, कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो काउंट करके बता दीजिए कितने हैं। नहीं है तो दिस इज द 0। तो इम्पटी सेट की जो कार्डिनलिटी होती है, जो कार्डिनल नंबर होता है वो 0 होता है। प्लीज़ बी कीप इन माइंड्स, ये बात ध्यान देनी है।
अब आते हैं इस कड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद हम लोगों का इक्वल सेट क्या होता है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द इक्वल सेट। नाम ही क्लियर है इक्वल सेट कि दो सेट इक्वल हों, बट दो सेट इक्वल होंगे, हम मैथमेटिक्स की दुनिया में उनको डिफाइन कैसे करेंगे भाई। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द इक्वल सेट। नाउ डिफाइन हियर, फर्स्ट डिफाइंड, उसके बाद तब मैं इनकी वखिया उधेड़ रहा हूँ। इक्वल सेट्स, टू सेट, टू और टू से अधिक भी हो सकते। जब इक्वल की बात आई तो एक से ज़्यादा होगा तभी तो इक्वलिटी की हम बात करेंगे कि ये इसके इक्वल है या नहीं। टू सेट्स, सीधा सपाट डिफिनीशन दे रहा है भाई। टू सेट्स ए एंड बी, अच्छा मैं ए एंड बी लिख रहा हूँ, कोई एक्स एंड वाई लिख ले, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो लिख दे, कैपिटल लेटर और सेट हो गया। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी equal sets if each elements of A is in B and each element of B is in A, and in this case we write A is equal to B। आ जाते हैं थोड़ा डिफिनीशंस पे, थोड़ा इसका पोस्टमार्टम करते हैं डिफिनीशंस की, ताकि बात इक्वल सेट की क्लियर हो जाए। क्या है यहाँ, अच्छा एक से ज़्यादा सेट होने चाहिए इक्वल कहने के लिए, दो हो तीन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले देखते हैं, कह रहा है कि टू सेट्स ए एंड बी, कोई दो सेट्स ए एंड बी हैं। अच्छा भैया लफड़ा नहीं है कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ये बात ध्यान देंगे गाइस लिसनर प्लीज़। डिफिनीशंस में अगर कहीं फाइनाइट सेट आ गया तो फाइनाइट सेट की बात सोची जाएगी, अगर डिफिनीशंस में इनफाइनाइट सेट आ गया तो इनफाइनाइट जो की वर्ड्स है उसको ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो वर्ड मेंशन होते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में डिफिनीशंस में, पूरा ब्रह्मांड तो उसी में समाहित है। क्योंकि मुझे दो भी फैसला करना होगा, वो जो डिफिनीशंस की जो रोशनी है, जो रिजल्ट की रोशनी, उसके अकॉर्डिंग हमें फैसला करना है। इसलिए जो डिफिनीशंस पे बिल्कुल दिल दिमाग क्लियर हो जाना चाहिए, बी सीरियस। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, इनको इक्वल कह देंगे हम ए एंड बी को। कब कहेंगे, इफ़ की बात आई है, कंडीशंस लगा है। क्या कंडीशन है कि ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के जितने सारे एलिमेंट हैं इज इन बी, बी में चले जाने चाहिए। ए के सारे एलिमेंट बी में हों और साथ साथ ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज इन ए, then we write A is equal to B और then we say that two sets are equal। मतलब क्या हो गया कि A के जितने एलिमेंट हैं वो B में चले जाएं और B के सारे एलिमेंट A में चले आएँ, तब हम कहेंगे both sets are same are equal। अगर एक भी एलिमेंट एक दूसरे में नहीं गया तो इक्वल की बात नहीं होगी। अगर हम इसका एग्जाम्पल देना चाहें, अब तो लिसनर भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, देख लें अगर डिफिनीशन से क्लियर हो गई है तो। कोई भी नंबर एलिमेंट यहाँ ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ ले लूँ, कौन नंबर लिखूं, चलिए 1 3 8 10 11 12 मैंने लिख दिया। अच्छा मुझे अब A इज इक्वल B लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई, डिफिनीशंस पे आ जाइए। क्या डिफिनीशन कहा गया है, कहा गया है कि ईच एलिमेंट्स ऑफ A इज इन B, मतलब जो अब मैं 20 जब सेट बनाऊंगा तो कैसा बनाऊंगा, A के सारे एलिमेंटों को लिखूंगा ना। क्यों लिखूंगा, कहाँ है यहाँ बाई डिफिनीशंस, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन बी, यानी बी जो सेट आप क्रिएट करने जा रहे हैं, जो बनाने जा रहे हैं, वो ए के सारे एलिमेंटों को लिखना पड़ेगा। अगर इक्वल बनाना है तो लिख दीजिए, ए के सारे एलिमेंट उठा के यहाँ बैठा दीजिए। चलिए 1 3 8 10 11 12 बात हो गई। अब उसके बाद भी है, क्या बाद में है भाई, एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, इज इन ए, मतलब ये हो गया कि B के भी सारे एलिमेंट A में होने चाहिए, तब हम कहेंगे A इज इक्वल टू B है। अब ज़रा थोड़ा और इसको मैं क्लियर कर दूं, एक और एग्जांपल ले लूं, चलिए ले लेते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 हमने लिखा, एक एलिमेंट एक सेट A क्रिएट कर दिया
और एक सेट बी अब क्रिएट करने जा रहे हैं। ए इज इक्वल टू बी की बात थोड़ी है, क्या है इज इक्वल टू बी बनाने में भाई कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। चलिए हम पिकअप कर देते हैं 1 3 5 7 9 हो गया, ए के सारे एलिमेंट बी हैं। अब अगर मैं यहाँ एक एलिमेंट 10 लिख दूँ तो क्या ए इज इक्वल टू बी होगा? क्या ए इज इक्वल टू बी होगा? क्या नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट तो बी में हैं लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। मतलब 10 एक ऐसा एलिमेंट बी में है जो ए में नहीं है, तो बाय दैट डिफिनीशंस ए नॉट इज इक्वल टू बी। तो दो सेट कब इक्वल होगा और दो सेट कब इक्वल नहीं होगा? मुझे उम्मीद है बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब स्टूडेंट अपने से भी बहुत सारे इक्वल सेट्स बना सकते हैं और बनाना भी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक बात हॉलमार्क्स बड़ा बिग नेम रहा है मैथमेटिक्स की दुनिया में। वो कहता रहा है कि द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इज इन प्रॉब्लम, कि जो मैथमेटिक्स की आत्मा का जो वास है उसके प्रॉब्लम में है भाई। जो जितना से ज़्यादा प्रॉब्लम बनाएगा, लगाएगा, क्रिएट करेगा, मैथमेटिक्स का उतना बड़ा खिलाड़ी होगा। तो अगर खिलाड़ी बनना है तो मैक्सिमम सॉल्व द क्वेश्चन ईयर। बाकी हम थ्योरी और रिजल्ट की बखिया उधेड़ने के लिए ही हैं, तैयारी हैं, करेंगे ही। तो मुझे उम्मीद है कि इक्वल सेट्स क्या है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा लगे हाथ एक और बात आ जाए, क्योंकि स्टूडेंट में के दिमाग में बड़ा कौतूहल रहता है, बड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इक्विवेलेंट सेट ये क्या है? ये इसमें बड़ा कन्फ्यूजन्स रहता है। जो बिगिनर एक स्टूडेंट होता है, देखने में आता है कि बच्चे सेट थ्योरी पढ़ लेते हैं, बट इसमें वो कन्फ्यूज रहते हैं, मेरे सामने कन्फ्यूजन्स बना रहता है। तो कन्फ्यूजन्स को मैं समाप्त कर देना चाह रहा हूँ। थोड़ा उसका हम कायदे से यहाँ पोस्टमार्टम जब कर देंगे तो बीमारी दिखाई दे जाएगी कहाँ कहाँ कैसे है, तो इलाज भी बड़ा कायदे से हो जाएगा। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? चलते हैं पहले डिफिनीशंस पे आते हैं, फिर उसके बाद इनका हम देखते हैं। सीधा सवाल डिफिनीशंस ले लेते हैं। टू सेट्स A and B are said to be equivalent if cardinal number of A is equal to cardinal number of B. So these are known as the equivalent set. मीनिंग हमारी यहाँ क्या है कि दो सेट्स इक्विवेलेंट तभी होगा जब उनके कार्डिनलिटी सेम होगी, कार्डिनल नंबर सेम होंगे। मतलब ए में जितने नंबर्स ऑफ द एलिमेंट आप लिख रहे हैं उतने नंबर्स ऑफ द एलिमेंट बी में लिख दीजिए। अब यहाँ ये लफड़ा नहीं है कि ए में कौन एलिमेंट लिख रहे हैं, नहीं, ए में कोई भी एलिमेंट लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट ए में जितने नंबर्स ऑफ द एलिमेंट लिखे हैं, अगर बी में भी उतने ही नंबर्स ऑफ द एलिमेंट आप लिख देते हैं, तब ये कहा जाएगा कि दोनों सेट मेरे इक्विवेलेंट हैं। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि इक्वल और इक्विवेलेंट कैसे अलग अलग मेरी चीज़ें हैं। अब एक एग्जाम्पल अगर दे दें तो एग्जाम्पल से बड़ी सारी चीज़ें स्वतः स्पष्ट हो जाती हैं। देख लें, इसका हम एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं। सेट ए बना रहे हैं, कोई भी सेट बना लीजिए। चलिए मेरी इच्छा ये ले रही है, मैं इसको बना ले रहा हूँ। A I E O U ये बना लिया। बी मैं बना लूँ 1 2 4 5, एक और ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, S ले लिया हमने। कोई भी सेट बना लिया हमने। क्या करना है, एक कर्ली ब्रैकेट बनाना है और इस घर में कुछ एलिमेंट बैठा देना है, बैठा दीजिए। अब हो गया मेरा सेट्स। अब ये इक्विवेलेंट कब होगा? सीधा सा मतलब है कि पहले ए की कार्डिनलिटी, कार्डिनल नंबर आप निकाल लीजिए। कितने हैं कार्डिनल नंबर भाई? काउंट कर लीजिए इसमें एलिमेंट कितने हैं। 1 2 3 4 5, 5 हो गया ये। बी की कार्डिनलिटी निकाल लीजिए। बी में कितने कार्डिनल नंबर हैं? 1 2 3 4 5, S 5 है ये। डिफिनीशंस में आ जाइए, क्योंकि मुझे जो भी क्लियर करने होंगे, जो भी फैसले करने होंगे विद द हेल्प ऑफ द डिफिनीशंस एंड द रिजल्ट। तो डिफिनीशंस में क्या कहा गया कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट होंगे कब? छोटी सी डिफिनीशंस है ये कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। अगर दो सेटों के कार्डिनल नंबर एक ही हो जाते हैं तो इक्विवेलेंट सेट कहे जाते हैं। लेकिन अगर इक्वल सेट होगा तो क्या होगा? कार्डिनल तो होना ही चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए। ए में जो एलिमेंट लिख रहे हैं वही बी में लिखेंगे और जो बी में लिख रहे हैं वही ए में लिखेंगे, तब कहेंगे कि ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। बट इक्विवेलेंट सेट की दुनिया में एलिमेंट कौन लिख रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, कितने नंबर्स ऑफ द एलिमेंट लिख रहे हैं दैट इज द इम्पॉर्टेंस।
तो अगर दो सेट इक्विवेलेंट होंगे, इफ़ क्या कंडीशन होगी कि दोनों में जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आप लिख रहे हैं उसको सेम कर दीजिए, तो दीज आर द इक्विवेलेंट सेट। अब इस दो डिफिनीशंस को मैं देखूं तो एक नई आइडिया यहाँ क्रिएट की जा सकती है, एक बड़ी अच्छी आइडिया यहाँ बनाई जा सकती है। और आइडिया हमारी वो है कि जो इक्वल जो मेरा सेट्स है वो इक्विवेलेंट होगा, लेकिन इक्विवेलेंट सेट ये ज़रूरी नहीं है, इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उसको भी मैं एग्जांपल दे दूं। पहला तो एग्जांपल एक यही है, जैसे ये मैं दे लूँ ये एग्जांपल, ये और ये डेफिनेटली ए नॉट इज इक्वल टू बी है, ए नॉट इज इक्वल टू बी है, बट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। अगर इक्वल सेट में लिखूँ यहाँ, जैसे ए सेट में ले लूँ, यही ले लेते हैं एग्जांपल, यही सफिशिएंट है, ए आई ई ओ यू, अब बी ले रहे हैं, इक्वल सेट लेना है, यहाँ इक्वल बनाना है। तो इक्वल सेट कैसे बनाएंगे भाई, जो बी सेट आप बना रहे हैं कुछ नहीं करना है, जो ए लिखे हैं आप भर दीजिए, बस उन्हीं को भर दीजिए उठा के, ए घर में उन्हीं एलिमेंटों को ला के बैठा दीजिए, तो फिर ए इज इक्वल टू बी हो गया। ये जो डिफिनीशन इक्वल सेट की दी गई पूरी सेटिस्फाई है। क्या सेटिस्फाई है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, एस ए इज इक्वल टू बी। अच्छा, ये इक्विवेलेंट भी है। क्यों इक्विवेलेंट है? क्योंकि जो ए में जो नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स हैं वही नंबर्स ऑफ द एलिमेंट सेट बी में है। तो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट एंड आल्सो दीज आर इक्वल सेट्स। लेकिन यहाँ ये इक्विवेलेंट सेट तो है बट ये इक्वल सेट नहीं है। तो क्या एक रिजल्ट यहाँ डेवलप हुआ, थोड़ा उस रिजल्ट की मैं बात कर लूँ। और लिसनर जो इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब साथ साथ एक नोट वो रिजल्ट बना लें, क्योंकि ये सब रिजल्ट कॉम्पिटिशन्स की दुनिया में बड़े माने रखेंगे। रिजल्ट मेरा ये क्रिएट हुआ कि जो इक्वल सेट है, जो भी इक्वल सेट्स होगा ये इम्प्लाइज करेगा। इम्प्लाइज की मीनिंग यहाँ ये होती है कि अगर ये है तो ये पैदा कर देगा। क्या पैदा कर देगा भाई? अगर कोई भी सेट्स हमारे इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएंगे। लेकिन अगर इक्विवेलेंट सेट्स हैं तो इज नॉट नेसेसरी, मीनिंग ये है दिस डज नॉट इम्प्लाइज इक्वल सेट्स। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मे बी टू इक्विवेलेंट सेट्स मे बी इक्वल सेट और मे नॉट बी इक्वल सेट। मतलब इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हमने एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल से बात की। कोई भी दो इक्वल सेट आप बना लीजिए, इक्विवेलेंट तो होंगे ही। इक्वल सेट की क्या डिफिनीशन है? ए के सारे एलिमेंट बी में चले जाएं और बी के सारे एलिमेंट ए में चले जाएं, तो ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वही नंबर ऑफ एलिमेंट बी में होंगे। यानी जो कार्डिनलिटी ए की है और जो बी की है वो सेम हो गई, तो मतलब इक्विवेलेंट हो गया। तो इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट होगा, ऑलवेज बी कीप इन माइंड। बट इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल सेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इक्विवेलेंट सेट की बात लिसनर को क्लियर हो गई होगी। अब इसमें एक बात छोटा सा और एक डिफिनीशन है, उस डिफिनीशंस को भी मैं थोड़ा यहाँ क्लियर कर दूँ। ये जो डिफिनीशंस है बड़ी मार्केबल डिफिनीशन है सेट थ्योरी की दुनिया में, और इसका नाम है सबसेट। सबसेट, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द सबसेट? सबसेट क्या है? सब का मतलब छोटा से है, सेट से छोटा। जैसे यहाँ सब का जो कंसेप्ट लिया गया है छोटा लिया गया है, तो यहाँ छोटा का हमारा कंसेप्ट क्या है थोड़ी मैं बात कर दूँ। सबसेट का जो कंसेप्ट है वो ये कंसेप्ट है कि थोड़ा मैं अब यहाँ एक एग्जांपल ले लें तो बात बड़ी कायदे से क्लियर हो जाएगी। एक कोई मैं सेट बना ले रहा हूँ, ये बना लिया, ठीक। बी कोई सेट है, अभी मैं बनाया नहीं हूँ, बस घर बना दिया हूँ, आदमी भी बैठाना है, लोगों को बैठाना रह गया है। अब ये सबसेट आप बी कब कहते हैं? क्या बात है? सिंपल सी बड़ी छोटी सी बात है। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में चले जाएं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, लिसनर हियर, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में चले जाएं तब कहा जाता है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और उसी को दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं कि बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए।
तो ए सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ अनदर सेट बी इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी। सीधे सवाल डिफिनीशन हो गई। क्या डिफिनीशन हो गई भाई? ए सेट ए, अच्छा ए और ये डिफरेंस है, ये इंग्लिश की जो परंपरा है भाई, पहले कोई भी लिखेंगे तो कैपिटल लेटर होना चाहिए, तो उस परंपरा का मैं यहाँ सम्मान करते लिख रहा हूँ। मैं ये नहीं लिख रहा हूँ अब ए और ए कोई इक्वल, ये दोनों स्टूडेंट कन्फ्यूज नहीं होंगे थोड़ा यहाँ, क्योंकि ये जो है मैं सेट डिनोट कर रहा हूँ और ये जो है मैं अंग्रेजी की उस परंपरा का निर्वाह कर रहा हूँ। जब पहली कोई चीज़ लिखी जाती है तो हमेशा कैपिटल लेटर यूज किया जाता है। तो अब अंग्रेजी की ये मजबूरी है, क्या करें, आपको भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये और ये एक मत समझ लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो यहाँ सेट है और ये अंग्रेजी की वो परंपरा है कि पहले मैं जब कोई लिखता हूँ तो उस लेटर को कैपिटल लिखा जाता है, बस इतनी ही बात है यहाँ। दिस इज नॉट ए सेट। चलते हैं। ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इन बी। और इसी को एक बड़ा खूबसूरत लैंग्वेज भी लिखते हैं, और मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, वही लैंग्वेज में बोलूँगा भी, और आप भी आदत बना लें तो अच्छी चीज़ रहेगी, क्योंकि वो थोड़ी मेरी मॉडर्न लैंग्वेज है सेट थ्योरी की दुनिया की। तो वो बोलते हैं, बात इसकी एक ही है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इन बी। इसी को कहते हैं कि ए इज कंटेन्ड इन बी। ये बात थोड़ी अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इन बी, राइट। एंड वी राइट, सिंबल का मैथमेटिक्स की दुनिया में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंबल की बड़ी खतरनाक गेम होती है मैथमेटिक्स की दुनिया में, तो समझना है। ये सिंबल यूज करते हैं हम लोग कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में चले जाएं, बी के एलिमेंट कहाँ जा रहे हैं उससे हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि डिफिनीशंस में बात नहीं कही गई है। सिंपली सबसेट का जो कंसेप्ट है कि ये बी का सबसेट कब कहा जाएगा, अगर ए का सारा एलिमेंट बी में चला जाए तो ये सबसेट ऑफ बी होता है। इतनी बात है। उसी बात को लिखें, ए इज कंटेन्ड इन बी, मतलब कि जो बी जो घर बनेगा, घर ही तो है, बस मेंबर तो बैठा रहे हैं ये बना करके। अब घर को मैंने थोड़ा ऐसा बना दिया, यानी जो बी घर है और जो ए घर है, कैसे दोनों घर होंगे, ए घर को बी घर के अंदर पूरा जाना होगा, समाहित हो जाना पड़ेगा। ए इज कंटेन्ड इन बी मतलब वही है कि ये जो है ए के सारे एलिमेंट बी में चले जाने चाहिए। उसको लैंग्वेज को मैं बोलता हूँ ए इज कंटेन्ड इन बी, और उसको सिंबल में ए सबसेट ऑफ बी लिखते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देना चाहें तो स्टूडेंट अब एग्जाम्पल बना लेंगे। ये कोई सेट बना लीजिए, 1 2 3 4, कोई भी हमने बना लिया, एग्जाम्पल ही तो देना है, बना लिया एक सेट। अब बी सबसेट बनाना है तो क्या करेंगे, बी सेट एक ऐसा बनाइए कि ये के सारे एलिमेंट बी में भरिए, तो भर दीजिए यहाँ 1 2 3 4 भर दिया, तो डेफिनेटली यही सबसेट ऑफ बी। अच्छा, कोई स्टूडेंट इसको ऐसे भी बना सकता है, ए सेट है ही है। अच्छा, बी कैसा वो बना सकता है, जैसे ए सेट यहाँ दिया है और ए सबसेट ऑफ बी मुझे ए बनाना है, तो कोई स्टूडेंट बी कैसा बनाएगा, पहले ए के सारे एलिमेंट तो भरेगा ही, भर दिया ले आकर के भाई बी में। अच्छा, अब यहाँ बी के बारे में कंडीशन तो डिफिनीशन में कुछ है ही नहीं है, बी के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया, बस सिंपली ये कहा कि ये जो बी सेट जो होंगे ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, हो गया है। अच्छा, कोई स्टूडेंट यहाँ 5 भी लिख सकता है, 10 भी लिख सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ा सकता है, लेकिन नंबर ऑफ द एलिमेंट बी में ए से कम नहीं कर सकता है, क्योंकि बाई डिफिनीशन वो रंग हो जाएगा। ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। अब बी में कितने एलिमेंट हो बात नहीं कही गई है, ए के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक बात यहाँ और भी वर्ड यूज करते हैं, बड़ा वो भी एक कॉमन चीज़ है। इस स्टेज को, ये सबसेट ऑफ बी को हम लोग एक और नया नाम देते हैं, वो नाम क्या है, ये कहते हैं बी इज सुपर सेट ऑफ ए। है सुपर हो गया ना भाई, ए के सारे एलिमेंट अपने पास रख लिया तो ए से तो सुपर हो ही गया, इसलिए एक बड़ा खूबसूरत नाम यहाँ ए भी आ जाता है, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। तो अगर कोई पूछे कि सुपर सेट क्या होता है, तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द सुपर सेट, मतलब कि सबसेट की डिफिनीशंस में ही सुपर सेट छुपा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि ये लेक्चर्स बिल्कुल क्लियर होगा, इसके आगे के लेक्चर्स में और हम बातें डिटेल्स में लाएंगे अपनी। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।